अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी शॉक, बांग्लादेशी क्राई। पाकिस्तानी शॉक, बांग्लादेशी क्राई। बांग्लादेश का आटा खत्म, तेल 300 लीटर, भूख से तड़पे बांग्लादेशी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। अच्छा, ये आर की जगह डी लगाते हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम होती হবে তাই আমাদেরকে এভাবে আমাদেরকে বলে যে একটা কিছু নিতে হবে, হয় আটা নিতে হবে না সরষের তেল নিতে হবে, তাহলে আমরা তেল দিব। বড় বড় কোম্পানিগুলো চালগুলো রেখে সিন্ডিকেট করতেছে। এদের কাছ থেকে যদি সরাতে পারে তাহলে আশা করছি চালের দাম কেজি 2-4 টাকা কমবে। 2-3টা চাউল আসছে, হাজকে আসছে, 28 আসছে, বিয়ার 29 আসছে, এগুলো আর কি। এটার দাম একটু কম, নতুন চাউলটা 2.5 টাকা 2 টাকা 3 টাকা কম। ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा ले कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा? गवर्नमेंट खत्म हुई है और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, तब से आए दिन कोई ना कोई बैड न्यूज बांग्लादेश से सुनने को मिलती है। कभी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, कभी ये सुनने को मिलता है कि भाई इंडिया के $800 मिलियन देने हैं। कभी अब खबर ये आई है कि रशिया ने भी बांग्लादेश को वार्न कर दिया कि हमारे $630 मिलियन वापस किए जाएं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि पाकिस्तान की तरह भी अब बांग्लादेश IMF के पास जाता नजर आ रहा है। क्या बांग्लादेश दोबारा ट्रैक पे चढ़ पाएगा? जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर नहीं रखा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो दोबारा से ट्रैक पे आए और उनकी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाए? फौज से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो आपसे मदद मांगे, आपको उनकी मदद करनी चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि हमको अब ये एक होना चाहिए, अब बताना चाहिए इंडिया को कि देखो जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में भाई भाई हैं। ये तो कायदे आज़म ने कहा था कि आप आपस में जब तक एक दूसरे के साथ जुड़ के रहोगे तो आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। अच्छा। तो अब इंडिया को ये डर है कि पाकिस्तान जो कुछ करा रहा है वो बांग्लादेश में पाकिस्तान करा रहा है। ये तो इंडिया की चीखें तो आज से 50 साल पहले से निकलती हैं, अब तक भी निकलती है। दोस्तों, शुरू के आप सभी ने वीडियो देखे जहां पर बांग्लादेश की जो जनता है वो अब आटे, चावल और दाल को लेकर तड़प रही है। उनका कहना है कि दुकानदारों के पास खुद 2 से 3 कट्टे चावल ही बचे हैं, दाल है नहीं और हमें तेल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सप्लाई हमारे पास आ नहीं रही है, जिसके कारण से अब हमें या तो ये सामान मिल नहीं रहा है या फिर मिल रहा है तो तिगने दामों के अंदर मिल रहा है, जिससे अब हमारे यहाँ पर खाने पीने की चीजों की कमी हो गई। बांग्लादेश के बाजारों से चावल खत्म हो गया है। बांग्लादेश के मार्केट से आटा भी खत्म हो गया है। बांग्लादेश के बाजारों से खाने का तेल भी शॉर्ट हो गया है। धीरे धीरे करके खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश को खाने पीने के सामान की सप्लाई बंद हो गई है? बांग्लादेश में अचानक से खाने पीने के सामान क्यों खत्म हो गए? क्या बांग्लादेश पर कोई नई आफत आने वाली है? कि पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री है नहीं, इंडिया इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, तो उनका एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। बॉर्डर पे इंडिया ने ट्रेड बांग्लादेश के साथ सस्पेंड कर दिया, बांग्लादेश का दाना पानी बंद कर दिया। अब क्या कहेंगे? इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत का ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर है। अच्छा, ठीक है, फेलियर है वो इस तरीके से क्योंकि भारत की बहुत ज़्यादा ट्रेड जो थी वो बांग्लादेश से हो रही थी, जो कि अब सस्पेंड हो चुकी है, जिसका भारत को डेफिनेटली नुकसान होगा। लेकिन नुकसान इस हद तक नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में आप कह रही है कि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं और आलू बहुत ज़्यादा महंगे। देखिए, भारत की जो इकोनॉमिक सुपर हब है, वो पावर हाउस है इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसको उतना, जिसको कहते हैं ना, को प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो मेरे नज़दीक जो है ये भारत का एक बहुत बड़ा फेलियर है और पाकिस्तान को एक इसके अंदर ये एज है कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक टाइज बांग्लादेश के साथ बेहतर कर सकता है। कह रहे ये
इंडिया का फेलियर है, लेकिन अगर इंडिया का पॉइंट देखिए, उन्होंने कहा कि आपकी कंट्री में अनरेस्ट है, हम आपके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हम जो है ना ट्रेड सस्पेंड कर रहे हैं। और पूरी दुनिया का यही हमने देखा है एक रवैया, जब भी किसी मुल्क के अंदर अनरेस्ट होता है तो उसकी जो पार्टनर कंपनी होती है या पार्टनर मुल्क होता है वो हर चीज़ बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है 7,000 करोड़ मालियत की, तो कोई इसको जिहादी ग्रुप के हवाले तो नहीं करेगा ना इतने बड़े माल अच्छा, बड़ी बड़ी मजे की बात की है, जरा इनसे पूछे कि ये अनरेस्ट पैदा किसने किया है। हाँ। ये अपनी ही एक क्लाइंट स्टेट बनाना चाह रहे थे बांग्लादेश को, कि जो हम कहेंगे वही ये करेंगे, और जो हमारा अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर है जो वो कहेगी तो वही होगा। आपसे तो ये भी नहीं एग्री कर रहे। मेरी बात सुने, आप जो कह रहे हैं ना 15 साल से जो हसीना वाजिद है वो इंडियन नवाज है, इंडिया की पॉलिसी अप्लाई हो रही है। जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि इंडिया चाहता कि हमारी एक पपेट स्टेट होती जो हमारे इशारों पे चलती। पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि बांग्लादेश पे हिंदुस्तान कब्जा कर लेगा, मगर इंडिया ने उन्हें स्पेस दी। उन्हें कहा तुम अलहदा कंट्री हो, हम तुम्हारी जान छुड़वा रहे हैं, ठीक है। कब्जा नहीं किया, इन्वेड नहीं किया। अब भी उनका था कि उनकी अपनी ही मर्जी की हुकूमत थी। इसमें क्या है कि जमात इस्लामी का जो लिंक है वो हमारी ISI से है, ठीक है। तो इसमें इंडिया के क्लेम ये आ रहे हैं कि इसमें ISI और पाकिस्तान इन्वॉल्व था, ठीक है। और वैसे अगर इंटरनेशनल सतह पे देखा जाए तो अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे और इमरान खान ने इनकार किया तो वो हट गए। मतलब और इसके पीछे अमेरिका ने हाँ बांग्लादेश से भी अड्डे मांगे। और एक और भी बात कही जा रही है कि म्यांमार और बांग्लादेश के दरमियान एक क्रिश्चियन कंट्री छोटा सा वो किया जाएगा ताकि चाइना को कंटेन किया जाए और वहाँ पे बहरी बेड़े हों और ये चीज़ें। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकॉनमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था वो ढाका से अब भारत जा रहा है, इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडन वो तो चले गए, और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद उस टर्म में, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था भाई वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है। तो उसपे और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी इस पे किया था अभी इलेक्शन जीते भी नहीं तो उससे पहले कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट द हिंदूज इन बांग्लादेश। तो वो हालात इनके नहीं रहेंगे। इनको चाहिए कि ये लस्सी को फूके मत मारे, ये कुछ अकल के नाखून लें। कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जब तक पड़ोसियों के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक ना हो। हमारा तो खैर मूड नहीं है, हम तो पाकिस्तान से पैसे नहीं बनाते, हम तो बना के बाहर लेके जाते हैं। हमने तो वहां पे पाकिस्तान तो एक शोरूम है भाई, हम वहां से पैसे बनाते हैं लंदन के लिए, दुबई के लिए, कनाडा के लिए, और वो बन रहे हैं। चाहे दोस्तों, भारत की तरफ से बांग्लादेश को खाने पीने की चीज़ों से लेकर लगभग हर प्रकार का सामान भेजा जाता है। अब एक बात तो यह है कि भारत की तरफ से एक्सपोर्ट के ऊपर बैन नहीं लगाया गया है। बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश के पास खुद इस समय पैसा नहीं बचा है। वहां पर जो तख्ता पलट हुआ उसके बाद वहां के फॉरेक्स रिजर्व गड़बड़ा गए हैं। अब फ्री में तो कोई माल इनको देने वाला नहीं है। भारत के एक्सपोर्टर भी चाहते हैं कि हमारा माल बिके तो हमें भी पैसे कमाने का मौका मिले, परंतु बांग्लादेश के पास जब फूटी कौड़ी नहीं है तो ये क्या खाएंगे, जिसके कारण से बांग्लादेश के मार्केट में हर एक चीज के दाम बढ़े हुए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से प्याज और इसके अलावा आलू के दाम वहां पर डबल हो चुके हैं, और अब खबर आई है कि जो आटे, दाल और चावल वगैरह हैं उनके दाम या तो बांग्लादेशियों को तिगने देने पड़ रहे हैं या फिर वो माल उन्हें मिल ही नहीं रहा है। एक व्यापारी का वीडियो आप सभी ने सुना होगा, उसका कहना था कि मेरे पास मात्र 2 कट्टे चावल पड़े हुए हैं और उनको लेने के लिए जनता की लाइन लगी हुई है। सरसों का तेल है नहीं क्योंकि सप्लाई बराबर नहीं आ रही है। अब इसके पीछे भारत कोई बड़ी वजह नहीं है, क्योंकि जब तुम पैसे दोगे नहीं तो माल तुम्हें कौन भेजने वाला है। पाकिस्तान खुद भिखमंगा है। चाइना कब तक तुम्हें भाईचारे के नाम पर माल देगा? पैसे तो लगेंगे जब तो कहीं से माल इंपोर्ट करोगे। अच्छा, वो भाई कह रहे थे कि ये तो इंडिया ने गलती की है, बांग्लादेश के साथ ट्रेड बंद करेंगे। तो भाई साहब, इंडिया की ट्रेड किसी भी और कंट्री के साथ भी हो सकती है, लेकिन वो बोल रहा है कि ज्यादातर बिजनेस बांग्लादेश के साथ था, जो कि पाकिस्तान के साथ भी था, बांग्लादेश के साथ भी था, और भी छोटे मोटे कई कंट्रीज ऐसे हैं। तो इंडिया के पास अगर एक चीज़ है तो वो किसी भी कंट्री को बेच सकता है, किसी भी कंट्री को दे सकता है, यूरोपीय कंट्री को दे सकता है। इंडिया के मामलात
बहुत सारे कंट्री के साथ बहुत बेहतर हैं। ऐसा ही है, वो हमने खुद भी देखा अपनी ठीक है ना। आंखों से। और अगर करीबी देश होते हैं, सबसे पहले ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके साथ की जाती है, वो सस्ती पड़ती है, यानी कि बेहतर पड़ती है। लेकिन बहुत ऐसे कंट्री भी होंगे जो लेने को तैयार हो जाएंगे चीज़ों को, लेकिन शुरुआत में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तकलीफ होगी कि यार मामला आगे पीछे होंगे, यानी कि एक चीज़ एक सिस्टम चल रहा होता है, जब वो सिस्टम टूटता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ सी होती है। यानी कि मिसाल के तौर पर ट्रकों वाले हैं, इम्पोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, तो वो अब जैसे मिसाल के तौर पर ट्रक आधे रास्ते पे रुक गए, इंडिया ने एकदम से वो कर दिया था, तो उसमें क्या हुआ था, वीडियोज आई थी कि कई लाखों हज़ारों ट्रक लगे हुए रास्ते में खड़े हुए, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो कितने लोगों का नुकसान हुआ ना। तो एक वक्ती तौर पे फिर पता चलेगा कि जब तक हालात बेहतर नहीं होते या नहीं होते तो इम्पोर्टर अपना दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं, उसमें थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर आ जाती है। लेकिन बांग्लादेश के लिए क्या होगा कि अगर सबसे करीबी देश इंडिया ही अगर उनको कोई चीज़ ना भेजे, वो कहाँ से लेंगे? बिल्कुल, अभी मेरे पास एक चीज़ एक्स्ट्रा है, मुझे बेचनी है। बेचने का मतलब ये है कि आप कहीं भी बेच दोगे, ठीक है, नहीं भी बेची तो मेरे पास तो एक्स्ट्रा है, लेकिन जिसको खानी है, जिसको खरीदनी है, जिसको चाहिए, उसके लिए ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बांग्लादेश के लिए ज़्यादा तकलीफ होगी, बांग्लादेश को महंगे दामों खरीदने पड़ेंगे। और जो कि अभी तेल भी 300 रुपये लीटर हो गया, अभी 300 लीटर ही आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का मुकाबला करेगा, 500 लीटर हो जाएगा तेल। मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है, आवाम का नुकसान, खुद का नुकसान। अब मतलब उससे इंडिया से बहस करके क्या मिलेगा? देखिए, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को सही और गलत देखना चाहिए, कैसे साबित करेंगे? मिसाल के तौर पे शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, सही थी या गलत थी? यूनुस आया है, सही था या गलत था? कैसे पता चलता है? आवाम से ये पता चलता है, वहाँ के हालात से, वहाँ की इकोनॉमी से, वहाँ की करेंसी के रेट से, वहाँ पे के कर आपकी आवाम पुरसुकून रह रही है, तो आपके आवाम की हालात ज़िंदगी बेहतर हो रहे हैं, वहाँ पे तालीम मिल रही है, लोगों को सेहत मिल रही है, वहाँ पे मतलब यूँ समझ लो कि पर कैपिटा GDP बढ़ रही है, लोगों की इनकम। पता है शेख हसीना के दौर में पाकिस्तान में ये बातें होने लगी थी, हो रही थी, बांग्लादेश हमसे बेहतर हो गया, बांग्लादेश का टका हमसे आगे निकल गया, तो इसका मतलब बांग्लादेश हमसे बेहतर जा रहा था ना। बिल्कुल, शेख हसीना के ठीक है ना। अब अगर वहाँ पे लोग कहें कि नहीं यार, बांग्लादेश में शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश में मसले मसाइल थे, ये तो अजीब सी बात है। लेकिन इन फ्यूचर अब देखते हैं कि क्या होता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खुलती है, नहीं खुलती है, इंडिया के हालात बेहतर होते हैं बांग्लादेश से या नहीं होते, ये तो फ्यूचर में ही मालूम चलेगा वक्त गुजरते गुजरते। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, अपना ख्याल रखें।